Hi everyone, how are you all? Let me tell you one thing. आप जो भी बच्चा ये लेक्चर्स देख रहा हो, ये मैंने प्रॉपर बनाए हुए हैं, प्रॉपर क्लासरूम है, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, सारी चीज़ें। पर ये सिर्फ आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा टॉपिक के बारे में या सब्जेक्ट ये जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में। लेकिन उसके बाद आपको अपने रिस्पेक्टिव जो मॉड्यूल्स हैं या फिर कहीं भी सवाल आप कोई भी जो बुक आप फॉलो कर रहे हो आपको हार्ड प्रैक्टिस इज एसेंशियल। हार्ड प्रैक्टिस इज एसेंशियल, वो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि यहाँ एक लिमिटेड चीज़ ही आप पढ़ पाएंगे। वीडियो है, वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा हर तरह के सवाल, हर तरह की चीज़ें जो मैं क्लास में पढ़ाना पसंद करता हूँ, जो क्लास में पढ़ाता हूँ मैं, तो वो सेम फ्लेवर तुम्हें मिले। ये वीडियो आप देख रहे हो, ऐसा लगे क्लास चल रही है, क्लास का माहौल मिल रहा है, तो मैं वो पूरी पूरी कोशिश, हम उतनी एनर्जी में उतनी हंसी मजाक के साथ ये सारा कुछ करने की कोशिश करूँगा। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात को। कल हम यहाँ तक आ गए थे ना, ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं यहीं से ही। अब बात करते हैं चैप्टर में अगला पैरामीटर, अगली चीज़ की बात करते हैं, स्पीड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जी स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, ऐसे करके डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो जी स्पीड के बारे में बात करते हैं। बच्चे के दिमाग में आता है स्पीड, वो थोड़ा नाइन्थ क्लास में ही पढ़ के आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया स्पीड के बारे में कुछ जानता है, तो वो कहेगा हाँ सर कुछ कुछ तो याद है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ मीटर पर सेकंड यूनिट होती है, कुछ ऐसा ऐसा। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ भाई, याद है थोड़ा बहुत। हाँ हाँ सर थोड़ा थोड़ा सा तो याद है ना। ठीक है चलो भाई। तो अब स्पीड क्या हो गया? तो बच्चे स्पीड होता है, आप पहले ही से ही जानते हैं नाइन्थ क्लास से ही, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप कहोगे हाँ सर। यूनिट, तो यूनिट सिंपल है डिस्टेंस की, क्या है तुम्हारे, ये मीटर, और टाइम का हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर मीटर यानी कि एल बाई टी, तो ऊपर ले जाओ सर, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, एल टी माइनस वन, ऐसे लिख देते हैं सर। बिल्कुल सही बात है भाई। अब थोड़ा स्पीड के बारे में हम ये चर्चा करते हैं। स्पीड का जो ये है, यहाँ लिख लो जी ऐसे स्पीड, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा तो होनी चाहिए। अब चर्चा क्या है, चर्चा क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से देखो, ये क्या है? डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस फॉर ए मूविंग बॉडी, पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? फॉर ए मूविंग बॉडी, बोलो, फॉर ए मूविंग बॉडी। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, मास्टर ने बताया था फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज। एक तो ये बात बताई थी, दूसरी बात निकल के आई थी, डिस्टेंस कभी भी, हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो क्या मैं यहाँ से ये बात लिख सकता हूँ बच्चे, स्टेटमेंट, क्योंकि नीट में क्या है या जेई मेंस में क्या है, स्टेटमेंट के भी आते हैं। एडवांस का गेम थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिक तो आना ही चाहिए, उसके बाद फिर आप अच्छे अच्छे जब सवाल करते हैं तो एडवांस की तरफ मूव कर जाते हैं। जो बच्चे जेई वाले इन लेक्चर्स को देख रहे हो, ये लेक्चर्स ऐसे डिज़ाइन है, कुछ चीज़ें कॉमन है तो मैंने वैसे ही बनाई है, और जहाँ जहाँ जो चीज़ नीट वालों को छोड़नी है, कुछ चीज़ें मैं ऐसी भी बताऊंगा जो जेई मेंस की तरफ इंक्लाइन हो जाएंगी आगे, कंस्ट्रेंट मोशन वगैरह में। और जैसे हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो इंक्लाइन प्लेन वाला नीट में नहीं आता, खाली जेई में आता है, तो वो टॉपिक सिर्फ जेई वाले पढ़ लेना। तो ऐसे करके मैं हर एक चीज़ बताता चलूँगा, कौन सी कहाँ है, कौन सी कहाँ नहीं है। चलो जी शुरू करते हैं। तो यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशन आ गया आपका, ठीक है। तो अब बच्चे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ। आप कहोगे कि हाँ सर बात एकदम सही है आपकी, लॉजिकल बात है। फॉर ए मूविंग बॉडी अगर मैं ऐसा लिखूँ, आप बताना और मुझे साथ देना मेरा। फॉर ए मूविंग बॉडी स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है जी? ये कभी भी, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। रीजन क्या है? रीजन भी लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश सब लिखो, समझ में आना चाहिए।
रीजन लिख दो यहाँ, ये प्रॉपर आपके नोट्स ही बन रहे हैं भाई। ये अपन ऐसा नहीं पढ़ा रहे कि अरे यार ये वही चल रहा है आपके बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है। रीजन, रीजन क्या है? रीजन हो गया जी आपका डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। इन लेक्चर्स का बनाने का मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि वो बच्चा जो इस दुनिया कह रहा हूँ, इस भारत के जहाँ हिंदी समझ में आती है वहाँ कहीं भी बैठा हो तो वो इस कंटेंट को पढ़ सके, समझ सके और अपनी फिजिक्स को थोड़ा सा बेहतर कर सके, अगर उस तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है तो। और अगर शिक्षा उस तक पहुँच पा रही है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जी डिस्टेंस कैन नेवर बी तुम्हारी क्या होती है? ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है जी। और नेगेटिव तो इसलिए नहीं होती क्योंकि नेगेटिव भी नहीं हो सकती, तो सीधी सी बात है स्पीड नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट को मेरे हिसाब से आपका समझ में आया होगा। पहली चीज़ हम शुरू करते हैं यहाँ। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ आती है बच्चे इसमें, यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी बच्चे? यूनिफॉर्म स्पीड। अब बच्चे के दिमाग में तुरंत आते हैं यूनिफॉर्म का मतलब अच्छा एक जैसा, एक समान, कुछ कुछ ऐसा है। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से इसका मतलब है यहाँ पे। इफ 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 अ बॉडी कवर्स इक्वल पाथ, ठीक है जी, या फिर इक्वल डिस्टेंस लिख लो इसको, और अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। इन इक्वल टाइम, तो आप क्या कहोगे? उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहोगे। कहने का मतलब क्या है? थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं सर इस बात पे। सर समझ में नहीं आई, थोड़ा सा और अच्छे से डालो। अरे बता रहा हूँ घोंचू, क्यों टेंशन ले रहा है भाई तू? देखो ये गाड़ी है, आप कहोगे ठीक है सर, ये गाड़ी की मैंने ये 3 हिस्से बांट लिए, ये 2 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 2 सेकंड। तो ये 2 सेकंड में यहाँ भी 5 मीटर चले, यहाँ भी 5 मीटर चले और यहाँ भी 5 मीटर चले। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तब नहीं अगर ये यहाँ 4 मीटर चल रहा है फिर ये इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा है। आप मतलब समझे? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। चलो जी, दूसरी बात, एक बात और आप यहाँ से, स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? कैसी क्वांटिटी होती है? स्पीड होती है ये जी स्केलर क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है फिजिक्स के अंदर, वही हम पढ़ते हैं, उनके इंटर रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो उनके उनके बीच के जो भी रिलेशन, अब हम वो सब वही तो पढ़ रहे हैं। ये देखो आप ध्यान से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर एंड बाय विच वी कैन डिफाइन द लॉज ऑफ फिजिक्स, ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। ओ वेक्टर का आप मेरा पहला लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो मैं आपको बताता भी रहूँगा, रेफरेंस भी देता रहूँगा, जहाँ मैंने जो चीज़ कवर कर रखी है आप वहीं उस लेक्चर को खोल के और वही चीज़ पढ़ सकते हैं, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आप सही जगह आए हैं अगर आपको फिजिक्स में दिक्कत है तो ये हो गया जी, ठीक है। दूसरी बात सर, थोड़ा आगे चलते हैं, आगे भैया अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब आप कहोगे सर नॉन यूनिफॉर्म के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। भाई अगर बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इफ अ बॉडी ट्रेवल unequal distance in equal time of interval, आप कहोगे ठीक है, मतलब क्या है? जो मैं अभी बता रहा था, मतलब ये अगेन 2 सेकंड मैंने इंटरवल बना लिए, टाइम इंटरवल। ये जर्नी ए से बी तक की, ये गाड़ी अपनी ये, तो ये यहाँ मान लो 5 मीटर, यहाँ मान लो 4 मीटर, यहाँ मान लो 2 मीटर। तो अनइक्वल डिस्टेंस चल रही है, ठीक है जी, इक्वल टाइम में। तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है।
कहीं ज़्यादा स्पीड, कहीं कम। अगली बात करते हैं जी, तीसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर पे आती है तुम्हारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो तुम्हारी जो एवरेज स्पीड होती है, असल में जो आप, ये जो आपने शुरू में लिखा था, ये जो आप लिखते हो स्पीड, ये एवरेज स्पीड ही होती है, ठीक है ना। जो आप 9th क्लास में डिस्टेंस अपॉन टाइम आप कहते हो ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो असल में वो एवरेज स्पीड ही होती है। तो अब आपको ढंग से वो समझ में आया होगा, मतलब धीरे धीरे आगे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आएगी, उसका भी मतलब समझेंगे। पहले एवरेज का मतलब समझते हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है जो आप बचपन से आज तक पढ़ते आए हो, टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस हमने निकालनी सीखी है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की टोटल डिस्टेंस, यानी कि पाथ ट्रेस, टोटल पाथ ट्रेस्ड अपॉन टोटल टाइम, जो जर्नी का टोटल टाइम है, टोटल टाइम टेकन। ठीक है जी। तो आप कहोगे हाँ ये बात तो सर हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ एक और बड़ा अच्छा सा पॉइंट है जो बच्चे के दिमाग में आता है और जिससे स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, वो सॉरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। चलो ये भी बात सही, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी तो स्पीड भी तुम्हारी हमेशा पॉजिटिव होगी, एवरेज स्पीड हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी। पर बच्चे के दिमाग में क्या आता है, स्टेटमेंट ऐसे आ गया, डिस्टेंस ट्रू और फॉल्स। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। अच्छा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, बट एवरेज स्पीड कैन डिक्रीज। बच्चा तुरंत दिमाग में आता है, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं तो एवरेज स्पीड कैसे डिक्रीज होगी, वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। और ये उस स्टेटमेंट को बच्चा गलत कर देता है, जो कि गलत बात है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कैसे सर समझाओ, ये तो माथा ही घूम गया सर। क्या सर आप भी क्या क्या कहते रहते हो, क्लास में पीछे बैठ के बच्चा माथा घूम गया उसका, कह रहा यार ये मास्टर पागल हो गया क्या, उल्टी सीधी बातें करने लग रहा है। अभी तो सर आप कुछ और कह रहे थे, अभी कुछ और। अरे भाई मैं सही बात कह रहा था, मैंने ये कहा था कि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो एवरेज स्पीड पॉजिटिव। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि डिस्टेंस एवरेज स्पीड कभी घट नहीं सकती। अब देखो इस बात का मतलब कि अब आप ध्यान से मेरी बात समझना। जैसे कि आपके दिमाग में क्या आया मैं वो बताता हूँ। पहले आपने कहा सोचा कि भैया फॉर ए मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड हमेशा क्या होगी, सॉरी डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी तो एवरेज स्पीड भी हमेशा बढ़नी चाहिए। तो हाँ यार बात तो सही है। तो सर फिर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा समझाओ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तेरे खुद क्लियर हो जाएगा। मान ले, एग्जाम्पल लेता हूँ, ए, ये मान ले बी, और ये मान ले सी। ये मैंने जर्नी बना दी, ये 2 सेकंड, ये 6 सेकंड। कोई दिक्कत तुझे? यहाँ गाड़ी 2 मीटर चलती है और इस जर्नी में 2 मीटर चलती है। क्या तू कहेगा हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं तेरे से यहाँ स्पीड की बात करूँ, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यहाँ कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड। तू कहेगा हाँ सर। अब दूसरी बात, एवरेज स्पीड घट सकती है अगर तू बात करे किसकी, यहाँ से यहाँ तक की बात करे, तो इस जर्नी में 2/6 कितना हो गया, 1/3 मीटर पर सेकेंड। घटा नहीं घटा, लेकिन डिस्टेंस तो पूरी जर्नी में इंक्रीज ही हो रही है ना भाई। गाड़ी यहाँ से चली, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, यहाँ तक पहुँची, पहुँची नहीं पहुँची। अगर मैं ए से बी की बात करूँ तो 1 मीटर पर सेकेंड है, बी से सी की बात करूँ तो भैया 1/3 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या यहाँ पे एवरेज स्पीड डिक्रीज हुई, नहीं हुई भाई? यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ 1/3 होगी तो डिक्रीज हुई नहीं हुई। लेकिन डिस्टेंस तो इंक्रीज ही हो रही है, लेकिन एवरेज स्पीड घट सकती है। तो इसलिए ट्रू स्टेटमेंट है। आप विद एक्सप्लेनेशन में ले समझाने की यहाँ कोशिश करी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब सवालों की तरफ चलते हैं। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं, कैसे आपको करने हैं, कुछ चीज़ें हम पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं। नोट पॉइंट, इस तरह के ही सवाल आएंगे। आप जेई मेंस या नीट
मैं बहुत सारे सवाल लूँगा और आपको तुरंत सारे सवाल बनने शुरू भी हो जाएंगे। अब बात ये है, नोट पॉइंट कैसा है? नोट पॉइंट ये है कि ये पर्सन covers first half time with speed v1 and second half time, यानी कि पूरी जर्नी को मैंने आधा आधा बांट लिया, t/2 सेकेंड हाफ टाइम v2। इस तरह के सवाल आते हैं, उनको टैकल कैसे करना है मैं वो सिखा रहा हूँ। और इसी तरह के आते हैं इस टॉपिक पे सवाल। फाइंड आउट एवरेज स्पीड ऐसे पूछेगा, कभी डिस्टेंस में डिवाइड कर देगा तो हम दोनों चीज़ों को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे और बहुत आसान है। अभी देखना, आपको एक लाइन में आप सवाल सोल्व कर दोगे। फाइंड आउट एवरेज स्पीड, ठीक है जी। अब यहाँ वी एवरेज आपको निकालना, मतलब कहने का क्या है, आपको ये जर्नी दी उसने ए से बी, अगर इस टोटल जर्नी में टी टाइम लगा तो t/2 और t/2, फर्स्ट हाफ में वो v1 से चला और सेकेंड हाफ में v2 स्पीड से चला। आपसे पूछा गया कि भैया एवरेज स्पीड बताओ, तो v एवरेज कैसे निकालोगे आप? आपको तो एक ही बात पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ट्रेडिशनल तो यही हो गया ना, ऐसे ही करोगे, बच्चा ऐसे ही करता है भाई, बेसिक तो यही पता है ना। तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ डिस्टेंस अगर निकालो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये डिस्टेंस हो गया वेलोसिटी v1 इंटू t/2 प्लस यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ v2 टोटल डिस्टेंस इंटू t/2 स्पीड इंटू टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम t। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा v1 प्लस v2/2, ठीक है। अगर मैं ये तो ट्रेडिशनल, ये तो आ ही गया निकालना कि ठीक है ये तो आ ही गया। अगर मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, 3 हिस्सों में v1 v2 v3, तो आपको दिख रहा है ना v1 इंटू t/3 v2 इंटू t/3 प्लस v3 इंटू t/3 ऐसे आ जाएगा। तो डिवाइड में v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं इक्वल तो बाई 4 आ जाएगा। तो एक जनरल फॉर्मूला में इस तरह के पैटर्न के लिए लिख सकता हूँ ना, मेरे को इतनी भसड़ ना मचानी पड़े। मैं लिख सकता हूँ इफ़, ये नोट पॉइंट याद रखना, ये स्टैंडर्ड है, मैंने ये निकाल दिया, निकाल के दिखाया। इफ़, या सीधा लिख देता हूं ताकि याद रहे, फॉर एन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर आपने जर्नी को ऐसे डिवाइड किया हुआ है इक्वल टाइम इंटरवल, सीधा लिख रहा हूं, तो भैया एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला लगाना है आपने वो लगाना है वी एवरेज v1 प्लस v2 प्लस v3, जितने भी आपने मान लो एन इंटरवल है, मुझे नहीं पता कितने, जनरल फॉर्मूला है ये, यानी कि है क्या, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन समझ में आया आपको? मतलब अगर इक्वल इंटरवल में वो डिवाइड कर रहा है तुम्हारी जर्नी को, तुमसे कह रहा है यहाँ v1 से चला, यहाँ इतने से चला, यहाँ इतने से चला, तो आपको अरिथमेटिक मीन लेके एवरेज स्पीड का आंसर निकाल देना है। आपको ये ट्रेडिशनल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है कि टोटल डिस्टेंस लिखूंगा टोटल टाइम, आपका काम बच गया है। क्लियर है? और आप मजे की बात देखना, NTA हो गया या जो भी हो गया, आपके जो कंपटीशन में सवाल आते हैं वो इसी पे बेस्ड आते हैं। अब देखो जी, आपको अगली चीज बताते हैं। अगर दूसरी बात, इफ अ पर्सन मूव्स हाफ, पहले टाइम से डिवाइड किया था, अब पूरी जर्नी आधी आधी डिवाइड कर दी, या इक्वल, उसमें फॉर्मूला में बनाने वाला हूं, अगर इक्वल तुम उसमें डिवाइड कर दो जर्नी को इक्वल इंटरवल डिस्टेंस के इक्वल इंटरवल में, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मूव्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद बच्चे v1 एंड हाफ विद v2, सिंपल। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, ये बतानी है। तो आप क्या करोगे? मुझे तो एवरेज स्पीड का मास्टर नहीं है कि फॉर्मूला ये बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। तो जी कुछ ऐसे है सर, d/2, ये सर d/2, या इसको ऐसे ना मान के थोड़ा और dd मान लो, बात तो बराबर ही है, टोटल डिस्टेंस 2d मान लो, AB। ठीक है, यहाँ चला V1 से, चल यहाँ चला V2 से, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2d अपॉन यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1, टाइम तो ऐसे ही निकालोगे ना, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का T2, और T1 प्लस T2 टोटल टाइम। तो T1 क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है, T1 विल बी इक्वल्स टू, तुम्हारा हो जाएगा जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, T2 आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे हाँ सर, देन ये आ जाएगा d/v1 d/v2, d से d कट गया कॉमन लेके, तो ये आ जाएगा 2/1/v1 1/v2। ये तो कुछ हार्मोनिक मीन जैसा दिखने लगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसका अगर ये तीन इक्वल, अभी तो मैंने 2 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, अगर मैं 3 इक्वल से पूरी जर्नी ऐसी होती कि 3 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड होती, तो 3 इक्वल सेगमेंट्स यहाँ 3 आ जाता, फिर पर भाई V3 आ जाता, आता नहीं आता भैया, 3D हो जाता, फिर 4D हो जाता। अगर मैं 4 हिस्से कर देता पूरी जर्नी के इक्वल इक्वल, तो डी 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 डी, तो ऊपर 4D आ जाता। तो आपको नहीं लग रहा कुछ कुछ ये हार्मोनिक मीन जैसा दिखने लगा? तो इसीलिए मैं अगर इसको इन जनरल बना दूं बच्चे, तो इन जनरल आ जाएगा फॉर एन इक्वल, तुम्हारा इसको लिख देते हैं हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इफ पूरा लिख देते हैं, चलो, इफ जर्नी इज डिवाइडेड, अच्छे से लिख देते हैं, इनटू इक्वल डिस्टेंसेस, तो फॉर वी एवरेज आप लोगे हार्मोनिक मीन, यानी कि n अपॉन जितने भी उसमें भी डिवाइड किया है। अभी ये अप्लाई कैसे करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे हो गया, यानी कि आप क्या ले रहे हो, इसको बोलते हैं जी हार्मोनिक मीन। बेफिक्र रहो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल पे आ जाते हैं बच्चे। पहला सवाल बेसिक है पर मज़ा आएगा आपको, फिर अब तो सवाल ही करेंगे, तो इसके ऊपर किस किस तरह के कैसे सवाल आते हैं। तो पहला सवाल देखो, सवाल आ गया आपके पास, पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड। शॉर्ट कर रहा हूँ सवाल को, 10 सेकेंड तो पार्टिकल चलता है, कितने से, मूव्स विद 200 मीटर पर सेकेंड। अगले 10 सेकेंड पार्टिकल चलता है कितने से जी, 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है जी, एक सवाल तो ये हो गया। फिर एक सवाल साइड बाय साइड कर लेते हैं अपन, जैसे कि पर्सन मूव्स क्या जी, 90 किलोमीटर पर आवर, ये 2 मीटर, और 36 किलोमीटर पर आवर अगेन फॉर 2 मीटर। तो यहाँ भी एवरेज, ये बेसिक है बस उसका यूज़। उसके बाद फिर अगला सवाल थोड़ा और अच्छा, फिर सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ाते चले जाएंगे। तो जी 2 मीटर चला इतने से, 2 मीटर चला इतने से, तो वहाँ बताना है आपको। चलो जो भी है, तो कोई बात नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अपन को मास्टर ने सिखाया है, तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा इक्वल टाइम से डिवाइड कर रखा है जर्नी को, 10 सेकंड टोटल जर्नी 20 सेकंड की है। अब या तो आप वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाओ। अब इतना भैया कौन मत्था मारेगा, जब सीधा सीधा है तो, सीधा सीधा है तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, अर्थमेटिक मीन, एम लगाएंगे। तो एम कैसे लगाएंगे, 200
जमा 100, 2 क्वांटिटी डिवाइड बाई 2, 300, यानी कि आंसर आ गया 150 मीटर पर सेकेंड। खत्म सवाल। सिमिलरली यहाँ करेंगे तो कन्वर्जन तो आपको आता ही होगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को 5/18 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर मुझे मीटर पर सेकंड में आंसर बताना हो तो ये 25 आ गया। फिर ये 36 को आप कन्वर्ट करोगे 5/18 2, यानी कि 10 आ गया। तो वी एवरेज में मैं तो दो कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, 2, तो ऊपर आएगा 2, 1/25 प्लस 1/10। अब आप इसको हल्का सा सॉल्व कर लो। वी एवरेज क्या आया बच्चे, 2 डिवाइड बाई ये कितना आया आपके पास 100, 100, यानी कि 4 प्लस 10, 100 ऊपर चला गया, यानी कि 200 डिवाइड बाई 14 मीटर पर सेकेंड। सीधा टिक करो, आगे बढ़ो। क्लियर है जी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम सवालों में अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखो जी, और इत्मीनान से देखो, ऐसे भगदड़ नहीं, देखो पहले पढ़ो सवाल। सवाल कह रहा है पार्टिकल मूव्स विद v1 फॉर फर्स्ट t/4 टाइम, यानी कि आप एक बार दिमाग में आया बच्चे के पहले आप जर्नी बना लो कि अच्छा ए से बी दे रखा है, यानी कि t/4, तो आगे कितना बचा 3t/4। अगर मैंने टोटल टाइम जर्नी का t ले लिया तो वो कह रहा है कि यहाँ वो v1 से चला और फिर बाकी टाइम वो v2 से चला। तो एक बच्चा तो नॉर्मली कैसे अटेम्प्ट करेगा, अच्छा एवरेज स्पीड दिमाग में आया तुरंत, वो तो पढ़ेगा जो बेचारा स्कूल में पढ़ रहा है, ट्रेडिशनल मेथड सीख रहा है किताबों में, तो वो तो सीधा ऐसे करेगा, अच्छा वी एवरेज ओके टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा v1 इंटू t/4 प्लस डिस्टेंस टाइम इंटू यहाँ 3t/4 से चला ऐसे डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा v1/4 प्लस 3v2/4। अच्छा तो ये हो जाएगा v1 प्लस 3v2/4 वी एवरेज, और टिक करेगा। कितने स्टेप लिखने पड़े उसको, अभी आप देखना उसको कितना दिमाग लगाना पड़ा। अब एक बच्चा कंपटीशन का है, कंपटीशन का है मतलब वो थोड़ा वो कोचिंग वाले उसका है, कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहा है, तो वो तुरंत कैसे सोचेगा, अरे मेरे मास्टर ने तो एक चीज़ सिखाई थी, इक्वल इंटरवल में अर्थमेटिक मीन लगता है, तो क्यों ना मैं इसको भी भाई t/4 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 कोई दिक्कत है, अरे इस 3t/4 को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूं मैं। तो अब देखो t/4 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 उसने दिमाग लगा के 4 हिस्से बना लिए, और अब ये तो पता ही है यहां भी वो v2 से चला, यहां भी v2 से, यहां भी v2 से, 4 हिस्से बना लिए ना। अर्थमेटिक मीन दिमाग में ही वो पेन बिना पेन उठाए सीधा ऑप्शन टिक करेगा, v1 प्लस v2 प्लस v2 प्लस v2 डिवाइड बाई 4, 4 हिस्से कर लिए ना आपने, डिवाइड बाई 4, 4 हिस्से, पहले हिस्से में v1 से चला, दूसरे में v2 उसने दिमाग लगा के चीजें चेंज कर ली, यानी कि 3t/4 को उसने t/4 यानी कि 3 हिस्से अलग अलग तोड़ लिए। पता है v2 से चल रहा है, वो तो ऑलरेडी गिवन है, तो आंसर कितना आ गया, सीधा दिमाग में ही सॉल्व करके v1 प्लस 3v2/4 आंसर। क्या दोनों आंसर सेम है। अब यहाँ उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये लिखना पड़ा, वो लिखना पड़ा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगाना पड़ा, यहाँ सीधा अर्थमेटिक दिमाग में सॉल्व कर लिया। दिमाग में कैसे सॉल्व करेगा, अब जब वो प्रैक्टिस कर लेगा, अच्छा पहले v1 से चला, फिर रिमेनिंग टाइम वो अच्छा 3t/4, तो 3 हिस्से वहाँ हो गए, तो v1 प्लस 3 हिस्से यानी कि 3v2 डिवाइड बाई टोटल हिस्से कितने 4, आंसर टिक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप, अप्रोच समझो। अगला सवाल देखो, अब आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो इसको, फिर सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन हम फास्ट वाला सॉल्यूशन लेंगे, ये ए हो गया जी, ये बी हो गया, यानी कि 1/3 यानी कि टोटल जर्नी डी, तो d/3 कवर कर रहा है v1 से और रिमेनिंग कर रहा है, तो अगेन ये जर्नी कितनी बची 2d/3, इसको भी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं d/3 यही तो होगा, और ये 2d/3 वो कितने से चल रहा है v2 से, तो इसका मतलब भाई जब वो v2 से ही चल रहा है तो यहाँ भी v2 से चलेगा, यहाँ भी v2 से चलेगा, यानी कि d/3 भी v2 से ही चलेगा, ये d/3 भी v2, ये 2d/3 को आपने दो, तो आपने टोटल इक्वल हिस्से बना लिए, यानी कि मुझे वो तभी फॉर्मूला वैलिड है जब मैं इक्वल हिस्से बना पाऊंगा। अगर इक्वल हिस्से नहीं है तो फिर तो ट्रेडिशनली लगेगा, अगर इक्वल हिस्से नहीं है, इसलिए दोनों अप्रोच सीखनी जरूरी है, और कौन सी कहाँ फास्ट है ये बात समझ में आनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही लगेगा, इक्वल हिस्से बनते हैं तो लगेगा, इक्वल हिस्से नहीं बनते हैं तो टाइम के और ये डिस्टेंस के
तो फिर नहीं लगेगा, सीधी फिर ट्रेडिशनल अप्रोच लगेगी जो मैंने शुरू में लगा के निकाला था, जिससे फॉर्मूला बनाया था। तो ये बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ 3 हिस्से बना लिए। तो हार्मोनिक मीन क्योंकि डिस्टेंस है, तो यानी कि 3/1/v1, पर जनरली इसी पे बेस सवाल आता है, तो इसलिए इसी को अपन इसलिए पक्का करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा जी? 3/1/v1 प्लस 2/v2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3v1v2 डिवाइड बाई v2 प्लस 2v1। आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हो। अगला सवाल देखो। और ऐसा घबराने की और डरने की बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करते हो ना, जब आप सवाल सोल्व करते हो सब आ जाता है भाई। कोई भी देखो, कोई कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, ठीक है ना। और जो आता है, मेरे जीवन में मैंने एक ये मेरा थॉट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेट से सीख के आता भी है वो अभिमन्यु की तरह मर जाता है। आधी अधूरी शिक्षा किसी काम की नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो कच्ची पक्की शिक्षा किसी काम की नहीं है। इत्मीनान से सीखो, तसल्ली से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम, आप 11वीं क्लास में हैं या आप 12वीं में हैं या आप लीडर बैच में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम 1 साल बाद होगा। एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा कि आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखने में कितना टाइम लगाया, वहां आपको ऑप्शन टिक करना है। तो कुछ बातों को आराम से सीखो। अब ये सवाल है, ये सवाल एक अच्छा सवाल है, आप पढ़ो इसको। अब बच्चा क्या पढ़ेगा, देखो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा। ए पार्टिकल ट्रैवल विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। चलो, वो तुरंत क्या लिखेगा, बच्चा ऐसे लिख लेगा, अच्छा 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। चलो, फिर कहता है फ्रॉम पॉइंट दिस, यानी कि ए, इसको ए पॉइंट मान लिया उसने, 10-20, और इन द डायरेक्शन, इस पॉइंट से है और इस डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन इन ए डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर हो गया, इस वेक्टर की डायरेक्शन में चल रहा है। फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड। मान लो यहां बी पॉइंट पे पहुंच गया, XY, तो इसका पोजीशन वेक्टर बताना है आपको, ठीक है जी। अब सवाल, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर बताना है, तो प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। दिमाग में आया बच्चे के, प्रॉपर सर प्रॉपर, अच्छा इसका मतलब आपको एक्सिस वैक्सिस जो मैं प्रॉपर लिखता था वैसे लिखना पड़ेगा। तो बच्चा तुरंत क्या बनाएगा, उसके दिमाग में आया मास्टर की बात, अच्छी जैसे सर बनाते थे पोजीशन वेक्टर वैसे ही बनाते हैं, पूरी एक्सिस प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। तो वो तुरंत ऐसे बनाएगा, वो पहले ए का पोजीशन वेक्टर लिखेगा, ये पॉइंट लेगा कि अच्छा ये पॉइंट है ए पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर RA ऐसे लिखेगा। फिर वो क्या करेगा कि अच्छा ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, मतलब पॉइंट क्या, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये पॉइंट पे पहुंचा, ये पॉइंट लिखेगा वो B। अब उसके समझ में आएगा कि अच्छा ये RB पूछा गया है। अब उसके समझ में आएगा कि अच्छा मेरे को ये RB निकालना है। पिक्चर क्लियर हुई उसके दिमाग में तुरंत एकदम, अगर उसने प्रॉपर सॉल्व करना चाहा। देखो यही तो बात होती है, आपको प्रॉपर पता है चीज़ें तो आप प्रॉपर। तो इसका मतलब ये वेक्टर कौन सा हो गया, AB वेक्टर। भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाते हो, इनिशियल से फाइनल ऐसे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पिछले लेक्चर में जो बताया था, बनाना कैसे, इनिशियल से फाइनल। ये पोजीशन कौन सी है बच्चे, इनिशियल। एरो कैसे होता है, इनिशियल से फाइनल। अब आपको दिख रहा है सर यहाँ तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग सकता है, यानी कि TLA लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। RA सर AB लगा लो, इज इक्वल्स टू, आपने बताया था यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगा लो, इज इक्वल्स टू RB लिख दो। यही तो कहा था ना सर आपने एक दिन, हाँ भाई यही कहा था। फिर सर RB तो सीधा आ गया सर, RA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। सर अब कैसे करें, अरे भाई कुछ नहीं करना है, RA तेरे पास ऑलरेडी है। RA वेक्टर क्या है तेरे पास, वो है 10i कैप प्लस j कैप। सर अब सवाल आया बच्चे के दिमाग में तुरंत कि AB वेक्टर और निकल जाए तो सर मजा आ जाए ना। तो सर AB वेक्टर, बेसिक बात, AB वेक्टर। सर वेक्टर बनाने के लिए क्या होना चाहिए सर हमारे पास, सर आपने सिखाया था मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सर डायरेक्शन होनी चाहिए। हाँ भाई बात तो सही है, यानी कि AB वेक्टर डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन के लिए इसीलिए ये वेक्टर गिवन है कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन तो देगा ये, तो A कैप यहाँ से आ जाएगा, डायरेक्शन आ गई ना, 24i कैप प्लस 7j कैप डिवाइड बाई 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप, कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, अरे बोलो भाई। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर। तो डायरेक्शन आ गई, तो डायरेक्शन कितनी आई, ये आएगा निकल के यहाँ से 25 आ जाएगा।
तो डायरेक्शन तो आ गई जी, डायरेक्शन आ गई 24 आई कैप, 24 आई कैप प्लस 7 जे कैप डिवाइड बाई 25। अब बात है मैग्नीट्यूड। अब आ जाओ, मैग्नीट्यूड यानी कि कहाँ पे है ये, 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। चलो भाई, फ्रॉम द पॉइंट दिस, ठीक है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर टू, यानी कि 2 सेकंड में कितना चला, पता चल गया ना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, वही तो चला ना यहां से यहां तक, तो यानी कि 100 गुना 200, पता चल गया सीधा। तो देखो सवाल सवाल बनाना कितना आसान है, 200 मीटर चला, यानी कि ए बी वेक्टर आपका निकल के आया 25 अठे 200। अब ये मल्टी 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 192 आई कैप प्लस 8 सते 56 जे कैप। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आर बी वैक्टर विल बी इक्वल्स टू आएगा, जोड़ दो जी, ये आ जाएगा 202 आई कैप प्लस 56 जमा 20 यानी कि 76 जे कैप। ये बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे ये सवाल था तो इस सवाल में हमें हर चीज की समझ मिली होगी कि वेक्टर कैसे बनाते हैं। देखो मैंने बेसिक ही तो लगाया, मैंने कुछ तिगड़म नहीं लगाए, कोई मैंने भारी भरकम चीज का इस्तेमाल नहीं किया। सवाल दिखने में बहुत टफ था कैसे कैसे होगा, पर आप एक एक लाइन पकड़ोगे, अच्छा ये बनाना है तो वेक्टर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये क्यों दिया हुआ है, डायरेक्शन के लिए, आपको समझ में आएगा उसकी तरफ चला है तो इसकी डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन देगा ये। मैग्नीट्यूड आएगा 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 2 सेकंड के लिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बन गया वेक्टर आपका। तो ये सारी समझ बच्चे होनी चाहिए। अगली सवाल देखो, अगला सवाल है आपके पास, ए कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इन 2.5 मिनट। क्लियर है जी। तो कुछ ऐसा है, पहले एक बार बच्चे के दिमाग में जो भी चीज है वो बननी चाहिए। एक जर्नी है मेरे पास ए टू बी, उसमें जर्नी का जो टाइम है वो 2.5 मिनट है, ठीक है। और जो जर्नी की जो डिस्टेंस है टोटल वो है 2 किलोमीटर। आप कहोगे ठीक है यार, मोटा मोटा समझ में आ रहा है। अच्छा, इफ, अब बच्चा आगे बढ़ता है, इफ इट कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सर, हाफ, अच्छा सर ये d/2 के बारे में बात कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सर, द रेस्ट डिस्टेंस इट शैल कवर विद स्पीड। अच्छा रेस्ट डिस्टेंस, अच्छा ये वाली पूछ लिया, यानी कि आधा आधा डिवाइड किया और ये V2 पूछ लिया सर इसने। अच्छा अच्छा, तो सर एक चीज दिमाग में आ रही है, मेरे को तो फॉर्मूला पता था ना सर वी एवरेज का। अब हाफ डिवाइड है तो सर मैं हार्मोनिक मीन ले लूंगा, ये उसके दिमाग में आता है। हार्मोनिक मीन लेके वो तुरंत क्या लिखेगा, सर वी एवरेज विल बी इक्वल्स टू 2/1/V1 प्लस 1/V2। V1 है मेरे पास सर, V2 निकालना है, और सर वी एवरेज, अरे सर हो गया हो गया हो गया, वी एवरेज तो सर ये है, ये इसलिए तो दिया है वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर डिवाइड बाई कितना हो गया किलोमीटर पर आवर में, तो 2.5 क्या है, ये मिनट है, तो 2.5 मिनट को भैया थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो, यानी कि 2.5 मिनट डिवाइड बाई 60, ये इतने आर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना टाइम, टाइम आ गया तुम्हारे पास 2.5, ये हो गया भैया, कितना हो गया, आप इसको यहाँ से ऐसे कर लो, 25 बटे अपन लिख लें इसको 600। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी, तो सीधा ही रख रहा हूँ मैं। तो वी एवरेज कितना हो गया जी, 25/600, 2/25/600, तो ये आ गया 1200/25। अभी मैं काट पीट नहीं रहा, सिंपल लिख रहा हूँ किलोमीटर पर आवर, बस रख दो। वी एवरेज 1200 डिवाइड बाई 25 विल बी इक्वल्स टू 2/1/V1, V1 बोले तो 40 जमा 1/V2। ठीक है जी। आप कहोगे कि बिल्कुल सही बात है सर, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लो, 1/40 को इधर ले जाओ प्लस 1/V2, इसको पूरे ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाओ, यहाँ लिख लो आप 2 गुना, अब 100 तो करना ही पड़ेगा, 5 से डिवाइड कर लो, या कट जाएगा क्या 25 से, चलो 5 से काट लो, 5 12 पंजे 60, ठीक है, और फिर कट जाए, हाँ अभी भी कट ही जाएगा,
तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 चौक 20। सो फाइनली आ जाएगा 1/40 प्लस 1/V2। अब बच्चा कह रहा है सर ये हो जाएगा, सो 1/V2 सर 1/24 माइनस 1/40 आ जाएगा सर। ऐसा ही तो हो रहा है ना सर कुछ? हाँ भाई ऐसा ही हो रहा है, यानी कि सर V2, अब ये तो सर 120 आपको लेना ही पड़ेगा, 24 पंजे 120, 5 माइनस 40 दिया, यानी कि V2 आ गया सर मेरा 120 डिवाइड बटे 2, यानी कि आंसर आया सर मेरा 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो इतना भारी भरकम दिखने वाला सवाल था, मैंने कुछ नहीं किया, ये 60 किलोमीटर पर आवर मैंने सीधा टिक कर दिया सिंपल हार्मोनिक मीन लगा के। क्लियर है जी? आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो आप। ये सवाल है आपका, अब आप पढ़ो, अब आप पूरा, मैंने आपका माइंड सेट पूरा तैयार कर दिया इस टॉपिक के लिए, आपका कैसा भी सवाल आए आप अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हैं। पहला सवाल पढ़ो अब आप। ए पार्टिकल मूव्स हाफ टाइम ऑफ द जर्नी विद वेलोसिटी u, थोड़ा अपग्रेड कर दिया ना, तो ये कह रहा है हाफ जर्नी t/2 यू से चला, फिर कह रहा है ये द रेस्ट ऑफ हाफ टाइम इट मूव्स विद टू वेलोसिटी। अब बाकी बचा हुआ जो टाइम है वो कैसे चलता है, v1 और v2 से चलता है, सच दैट हाफ द डिस्टेंस इट कवर्स विद, यानी कि अब ये जो आधे टाइम वाली जर्नी है, ये जो आधे टाइम वाली जर्नी है, इस जर्नी को भी आधे हिस्से में डिवाइड करके v1 v2 से चल रहा है, यही तो कह रहा है। चलो भाई बच्चे के समझ में आया। एट द अदर हाफ v2, ठीक है, फाइंड द नेट एवरेज एज्यूम स्टिल सॉरी स्ट्रेट लाइन मोशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है जी। एवरेज वेलो कंफ्यूज नहीं होना, वो स्ट्रेट लाइन के लिए दोनों सेम रहता है, अभी वेलोसिटी वाले में समझ में आ जाएगा, तो ऐसे लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। दोनों की सेम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यू सेम आती है, कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो, सीधा चलते जा रहा है, वो चेंज ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फिर इक्वल हो जाता है, आपको समझाया था ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा तो वो फिर बराबर होती है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, या स्पीड हो, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन मोशन दिया गया है। तो यहाँ एवरेज स्पीड भी आ जाए तो भी सवाल सेम ही है, एवरेज स्पीड भी आ जाए तो भी सवाल सेम ही है, टेंशन नहीं लेनी। अब बच्चे के दिमाग में क्या है, सर इस वाले सेक्शन में अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे, हार्मोनिक मीन, तो बच्चे के दिमाग में आया, तुरंत उसने यहाँ की एवरेज स्पीड निकाल ली, तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 ये आ गया, यानी कि अब सवाल कैसे कन्वर्ट हो गया, सवाल ये, सवाल वो का वही रहा, अब सवाल t/2 यानी कि यहाँ u से चल रहा है और यहाँ स्पीड है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब क्या लगाओगे, इक्वल टाइम से डिवाइड है तो कौन सा मीन लग जाएगा, v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 डिवाइड बाई अर्थमेटिक मीन, एवरेज निकालने के लिए, यानी कि इसको कैसे सॉल्व करोगे, u v1 प्लस v2 प्लस 2v1v2 डिवाइड बाई 2v1 प्लस v2। देख लो जी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन तो है ही नहीं खैर इसमें, तो ये आपका आंसर आएगा। अब आगे चलते हैं, और ये देखो, ये कुछ सवाल ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल रिपीटेड हैं, सेम ही सवाल है, तो मैंने कुछ सवाल 2-3 सवाल ये उठाए हैं, ये NTA, ये जेई मेंस के आए हुए सवाल है, और सेम ही सिमिलर मैनर के नीट में पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों पेपर NTA ही बनाता है। तो जी ध्यान से देखो, 86 वाला सवाल अगर आप पढ़ो, ए हॉर्स राइडर कवर half the distance with 5 meter per second. The remaining part of the distance was traveled with a speed 10 meter per second for half time and 15 meters per second for the other half of time. यानी कि कुछ ऐसा है, अगर मैं जर्नी को ऐसे डिवाइड करूं, A जर्नी को डिवाइड करूं B, तो हाफ डिस्टेंस कितने में चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हाफ जो डिस्टेंस है यानी कि d/2 और ये d/2 ये कह रहा है, और इसमें अब इसने चेंज कर दिया, देखो अब ये t/2 दे दिया और ये कह दिया कि ये 10 और यहाँ ये 15 से, ठीक है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्या आया, इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल इंटरवल, तो यहाँ तो क्या लग जाएगा 10 + 15/2, कौन सा मीन लग गया 25/2, अर्थमेटिक मीन। अब सवाल आपका कन्वर्ट हो गई, ये आ गया A/B, बच्चे को तो सीखा हुआ है, अब d/2 यानी कि अब आपने इसका एवरेज निकाल लिया इस जर्नी का, अब टोटल जर्नी का एवरेज आ जाएगा, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, तो ये 5 और ये 25/2, अब हार्मोनिक मीन लगेगा, तो बच्चे को तुरंत पता है, यानी कि 2। अब देख रहे हो आप, अगर आप वैसे करते ट्रेडिशनल मेथड से करके देख लेना, बहुत बड़ा बनेगा। सो 2 अपॉन
1/5 प्लस 1/v2 करते हो तो 2/25 आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, 2 तो ये एलसीएम ले लो, 25 तो ये 5 प्लस ये 2 तो जी ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 7। तो आपको क्या बताना है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या आई तुम्हारी, एक्स विल बी इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना है, वही मैंने निकाला है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लो। एक व्हीकल है, ये व्हीकल है 4 किलोमीटर कितने चलता है, 3 किलोमीटर पर आवर। अनदर 4 किलोमीटर कितने चलता है, 5 किलोमीटर। इस एवरेज स्पीड, वही हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे हो जाएगा, 2 है, 4 किलोमीटर चल रहा है ना, 1/3 जमा 1/5 तो 5 तिया 15, 2 गुना 15 बटे दोनों को जोड़ दो 8, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30/8, सो 30/8, 8 दूनी 24, सॉरी 8 दूनी 24 कह रहा हूँ कुछ भी हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है कई बार। 8 तिया 24 होता है ना, 8 तिया 24, 6 0 8 सते 56, ठीक है ना। अब सही तो कर रहा हूँ ना भाई, 3.8 सते 56 होता है ना, 24 6 60 56, हाँ 4 0 8 पंजे 40, हाँ सही है 3.75। कई बार 2 दूनी 8 भी हो जाता है, तो ध्यान रखा करो। अगला देखो 88। अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है v1 v2 v3 अलॉन्ग द सेगमेंट, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला। ए बी इज इक्वल टू बी सी। देख मजेदार बात क्या, वैसे ही सवाल देगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, चलो बढ़िया बात है। और ए डी यानी कि ए डी यहाँ से यहाँ तक ये है 3AB के बराबर, यानी कि ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। भाई ये 3AB का मतलब क्या है, ये दोनों तो ए बी हैं, तो ये भी तो ए बी बचेगा ना भाई। तो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब हार्मोनिक मीन लेना पड़ेगा, यानी कि आपका आंसर 1/v1, बच्चा तुरंत समझ गया, 1/v2, तीनों स्पीड है v3, तो ये तो ऊपर ही चली जाएंगी जब आप एलसीएम लोगे, तो 3v1 v2 v3 ये हो जाएगा। इस तो ये क्या हो जाएगा, v2 v3 एलसीएम लोगे, v1 v3 प्लस v1 v2, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द सी विल बी द करेक्ट आंसर। और इस तरह के सवाल बहुत सारे सवाल हैं जो आप प्रीवियस ईयर जब देखोगे नीट में और उसमें, बस आपको क्या चीज़ के याद रखनी है जो मैं आपको बता दूं, जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। फिर हम अगले लेक्चर में अब हम शुरू करेंगे वहाँ से, वेलोसिटी से शुरू करेंगे। जैसे इस तरह के सवाल, ये जो आप खुद को जो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है, ये खुद से ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। जैसे वो t/4 दे दे और बाकी नुगेट 3t/4, तो आप खुद से चेंज कर लो, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, तो आपने इक्वल इंटरवल बना लिया। खुद से बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा खुद से करने वाला सवाल है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, और ये बड़ा अच्छा सवाल था, ये बहुत अच्छे लेवल पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर करता है बच्चे की चीज़ों को लेके। तो खैर मैंने हर तरह का सवाल लगभग लेने की और कराने की कोशिश करी है, और अभी तो हम करते रहेंगे। आगे मैं कुछ वीडियोस प्रैक्टिस सेशन भी डालूंगा जिसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल डालूंगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप आके इस चैनल पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। और ये वैसे नहीं होंगे कि कुछ भी कर रहे हो आप, क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, बच्चे के सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चे के साथ ये होती है कि उसको मटेरियल तो सॉल्व कर रहा है, लेकिन एक तरह के कई सवाल सॉल्व कर रहा है। मतलब जैसे 10 सवाल एक ही तरह के बना रहा है, उससे आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। डिफरेंट डिफरेंट आपका क्राफ्ट इंप्रूव होना चाहिए। तो क्राफ्ट के लिए आपको क्या, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच वाले सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि दिमाग खुले, सोचने पे मजबूर हो आप। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, तो इसको जियो, बर्डन मत बनाओ। मैं एक ही बात कहूँगा, पढ़ाई को बर्डन मत बनाओ। कोई भी चीज़ हो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कोई भी, ऐसा बर्डन बना के मत करो। ऐसा करो कि करना है, देखते हैं चलो यार क्या होता है, ऐसे इस उम्मीद से कि लेट्स सी यार, देखें तो सही यार अपन कितना कर सकते हैं। तो इस अप्रोच के साथ हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगली क्लास में हम यहीं से वेलोसिटी शुरू करेंगे और पढ़ना हम शुरू करेंगे।